नमस्कार, आप सभी का स्वागत टीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मिड डे प्राइम में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों की। जी हां, आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दौरे में क्या कुछ रहेगा खास। साथ ही आपको बताएंगे किसानों को कैसे आज मिल रही है एक महत्वपूर्ण सौगात, जिसके तहत होगा उनका सशक्तिकरण। और साथ ही बात करेंगे बिहार को लेकर भी। जी हाँ, जेडीयू की बात की जाए या एनडीए की जो बैठकों का दौर चल रहा है, वहां पर क्या कुछ खास उसमें अपडेट आ रही है, वो आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा भी होंगी कई और बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सेवा परमो धर्म को बताया भारत के लोकाचार की शक्ति। कहा, मानव सेवा ही माधव सेवा का सबसे बड़ा आदर्श। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर में देश भर के 9 करोड़ किसानों को देंगे किसान निधि की 21वीं किश्त का उपहार। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का भी करेंगे उद्घाटन। बिहार में सरकार गठन से पहले बैठकों का दौर जारी। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर लगी मुहर। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम पद पर भी बनी सहमति। कल शपथ लेगी नई एनडीए सरकार। दो 272% नागरिकों ने लिखा राहुल गांधी के खिलाफ पत्र। संवैधानिक संस्थाओं का बदनाम करने की साजिश करने का लगाया आरोप। अपनी राजनीति के लिए भड़काऊ और निराधार आरोप लगाने पर लगाई लताड़। और विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है देश। और चलिए शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात की जाए, आपको एक बड़ी खबर के साथ मिड डे प्राइम की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में एक खुला खत यहां पर लिखा है। और इसमें खासतौर से अगर बात की जाए, 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं जिन्होंने ये खुला पत्र लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर इसमें 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने एक पत्र साझा किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया है। चुनाव आयोग की संहिता संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने का यह आरोप लगाया गया है, जिसमें न सिर्फ रिटायर्ड जज हैं, राजदूत हैं, देश के 272 ऐसे दिग्गज जिन्होंने चुनाव आयोग के समर्थन में यह खुला खत लिखा है। खासतौर से जिसमें 16 पूर्व जज हैं, तो 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं। और खासतौर से अगर बात की जाए, 14 पूर्व राजदूत और साथ ही इसके साथ साथ 133 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने ये पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने का आरोप यहां पर इन प्रतिष्ठित नागरिकों ने लगाया है। देश के 272 ऐसे प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने चुनाव आयोग के समर्थन में ये खुला खत लिखा है। खासतौर से अगर इसमें बात की जाए, न सिर्फ पूर्व जज इसमें शामिल हैं, सेवानिवृत्त नौकरशाह जो हैं वो इसमें शामिल हैं, साथ ही पूर्व राजदूत और पूर्व सैन्य अधिकारी जिन्होंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है राहुल गांधी पर और विपक्षी नेताओं पर। कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की इसमें निंदा की गई है। पत्र में वरिष्ठ नागरिकों ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि कुछ नेता वास्तविक नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय अपनी नाटकीय राजनीति में भड़काऊ और निराधार आरोपों का सहारा लेते हैं। और पत्र में कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर उन्हें कलंकित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही न्यायपालिका की निष्पक्षता, संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों पर सवाल उठाकर अब भारत के चुनाव आयोग पर षड्यंत्रकारी हमले किए जा रहे हैं। भारत का लोकतंत्र किसी बल प्रयोग से नहीं बल्कि इसकी आधारभूत संस्थाओं के खिलाफ जहरीली बयानबाजी से आक्रामक हो रहा है। प्रतिष्ठित नागरिकों के इस पत्र में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का जिक्र किया गया है।
और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ खास बात इस खुले पद में नजर आ रही है जिसमें सीधे तौर पर जो करीब 272% नागरिक हैं, प्रतिशत पद पर वो रहे हैं और उनको आखिर मजबूर होना पड़ा, जो असल बात है वो एक खुले पत्र के माध्यम से बतानी पड़ रही है? प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने ये पत्र, खुला पत्र लिखा है राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के जो रुख है उसकी आलोचना करते हुए। इसमें पूर्व न्यायाधीश हैं, इसमें पूर्व डीजीपी हैं, इसमें तमाम अहम पदों पर देश में काम कर चुके रिटायर्ड प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने को लेकर जिस तरह के बयान दिए गए हैं। और हम जानते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है। आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए। हाल ही में एसआईआर में आपने देखा कि किस तरह से एसआईआर को लेकर सवाल उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट तक कुछ लोग गए और बाद में जब आपत्ति मांगी गई तब उस पर कोई सामने नहीं आया। राजनीतिक दल का कोई भी कार्यकर्ता या राजनीतिक दलों की तरफ से कोई भी आपत्ति जाहिर नहीं की गई, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की कोशिश की गई और हमने देखा है कि बिहार चुनाव के बाद भी इस तरह के कुछ बयान आए हैं। तो इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 272 प्रतिष्ठित लोगों ने ये सवाल उठाया है कि आखिर ये संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर बिना किसी तथ्यों के आखिर ये नेता क्या कहना चाहते हैं? क्या ये लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं? और ये कोई पहली बार नहीं है। हमने देखा है कि जब कोर्ट से कोई विपरीत फैसला आता है तो उस तरह के भी बयान दिए जाते हैं। तो इन सब का एक पूरा जिक्र करते हुए इन नेताओं के रवैये पर सवाल उठाया गया है इन लोगों द्वारा। बिल्कुल शैलेंद्र, और ना सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं की बात करें, सशस्त्र बलों की बात की जाए, सेना की बात की जाए, जिस तरह की बयानबाजी की गई है कहीं ना कहीं उसके चलते एक आक्रोश जो है वो भी यहाँ झलकता है। जी देखिए, निश्चित तौर पर आप एक बात समझिए कि आपका विरोध हो सकता है। आप कोई ऐसा निर्णय आए या कोई ऐसा जनता का फैसला आए उसमें हो सकता है कि किसी नेता या किसी राजनीतिक दल के पक्ष में न हो, उनके विरोध में हो, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं पर बिना तथ्यों के सवाल उठाएंगे तो फिर ये तो एक तरह से आप मनमाफिक कोई फैसला चाहते हैं कि जनता आपके मुताबिक कोई फैसला दे या फिर कोई संवैधानिक संस्था आपके मुताबिक फैसला दे जो आपको सूट करता है या फिर आपके राजनीति को के मेल खाता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और जब भी कोई संवैधानिक संस्था कोई फैसला लेती है और अगर उससे आपको राजनीतिक तौर पर कोई बहुत फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप सवाल उठा देते हैं। तो इसके आप प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, तो इसी रवैये पर सवाल उठाया गया है और बहुत एक तरह से कहें कि आपत्ति जताई गई है कि जो रवैया रहा है इन नेताओं का वो बेहद आपत्तिजनक है। और इसीलिए इसमें पूर्व राजदूत हैं, इसमें तमाम राज्यों के डीजीपी रहे लोग हैं, इसमें न्यायपालिका से जुड़े रहे लोग हैं और इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं के रवैयों पर सवाल उठाया है कि संवैधानिक संस्थाओं की साख आखिर ये लोग क्यों खराब करना चाहते हैं, क्या मंशा है इनकी। जी बिल्कुल, किस तरह की मंशा है उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये खुला खत यहाँ पर लिखा है इन तमाम प्रतिष्ठित नागरिकों ने और साथ ही साथ कई सवाल जो हैं इसके जरिए भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बीडे प्राइम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर न सिर्फ सरकार गठन के साथ जो बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। साथ ही कल नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटना आएंगे। भाजपा ने एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया है। जेडीयू विधायक दल की बैठक है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर दोपहर में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहाँ जहाँ उनको नेता चुना जाएगा और सामने आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो स्टेक क्लेम करना होता है। कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री जी भी गांधी मैदान गए बड़े
तो पटना में भाजपा और जेडीयू के विधायक अपने अपने नेताओं का चुनाव करने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। खासतौर से नई सरकार के गठन से पहले मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, जेडीयू का विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ वो यहां पर लेंगे। नई सरकार के गठन की कवायद इस तरीके से तेज होती हुई। और साथ ही अगर बात करें बीजेपी की, तो आपको बता दें पटना में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की भी बैठक हुई, जिसमें सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में सम्राट चौधरी को नवनिर्वाचित विधायक दल का नेता, जबकि विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। नए मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बीजेपी कोटे से वो उप मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। भाजपा ने बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बैठक, जी हां, पटना में दोपहर में एनडीए की बैठक होगी, जिसमें एनडीए के पांचों दलों यानी भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी 202 नवनिर्वाचित विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से एनडीए गठबंधन दल का नेता चुने जाने की संभावना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्सव का माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। 3:30 बजे बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ यह शपथ जो है करीब 2 लाख से ज्यादा बिहार के मतदाता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए होगा। साथ ही बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक के बाद कहा कि सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया है। बीजेपी की तरफ से ये दोनों नेता हिट हैं और फिट भी हैं। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार जीत का चौका और उसके साथ साथ जो जोड़ी वो हिट भी फिट भी कहा यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा दायित्व देने के लिए पार्टी को धन्यवाद। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। और बीजेपी विधायक दल की बैठक में विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। विजय सिन्हा ने इसके लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्ष नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी ने अपने वफादार 43 नेताओं को नोटिस थमा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने नोटिस वाले नेताओं पर कई आरोप लगाते हुए 21 नवंबर तक जवाब देने की उन्हें मोहलत दी है। पार्टी के इस फैसले ने प्रदेश कांग्रेस में असंतोष की आग को और भड़का दिया है। कांग्रेस ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी अनुशासन समिति ने नेताओं को शो कॉज नोटिस जारी किया है। चुनावी अवधि में इन व्यक्तियों द्वारा मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर
पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा और चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव के अनुसार संबंधित सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वो 21 नवंबर की दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। दरअसल कांग्रेस में चुनाव के दौरान ही टिकट बंटवारे पर मनमानी, नेतृत्व की बंद कमरे की रणनीति और स्थानीय नेताओं की अनदेखी को लेकर विरोध शुरू हो गया था। नाराज नेताओं ने न सिर्फ चुनाव संचालन पर सवाल उठाए, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावारू की कार्यशैली को भी हार का प्रमुख कारण बताया। और आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस की ओर से पार्टी विरोधी और बागी नेताओं पर कार्रवाई के लिए अनुशासन समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता कपिलदेव यादव को सौंपी गई थी। इनकी नियुक्ति के एक दिन के बाद ही कांग्रेस के बागी नेताओं ने कपिलदेव यादव पर बड़ा हमला बोला और इन्हें भाजपा का एजेंट बताया। बागी नेताओं ने अपने आरोप के प्रमाण के लिए तस्वीरें भी जारी की हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि बिहार कांग्रेस की तथाकथित अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव यादव, जिनकी नियुक्ति कल ही हुई है, स्वयं बिहार कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि भाजपा मंत्री नितिन नवीन के जीतने के बाद ये उन्हें बधाई देकर अपना पारितोषिक लेने पहुंच गए। ये तस्वीरें स्वयं बोलती हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी भी वही उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए नई सरकार का जो गठन है वो होगा, जो तकरीबन चेहरे जो हैं साफ हो चुके हैं। इस पर और जानकारी लेंगे। पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, जानना चाहेंगे आपसे, जेडीयू की बैठक भी हो चुकी है और भाजपा विधायक दल की भी बैठक हुई, ना सिर्फ नेता उपनेता भी उनको चुन लिए गए हैं अब। लेकिन सवाल ये है, कल जब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की जा रही हैं बड़े पैमाने पर, क्या अब धीरे धीरे जो कैबिनेट के चेहरे हैं उन पर भी मोहर लग चुकी है? देखिए, अभी मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन अंदर खाने जो बातचीत चल रही है उसके मुताबिक जो पार्टी के जो कई कद्दावर लीडर्स है, जो जैसे नितिन नवीन की बात करें या फिर मंगल पांडे की बात करें या फिर नीतीश मिश्रा की बात करें, इसके अलावा जदयू में विजय चौधरी की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, तो इन सारे लोगों का पहले से ही नाम काफी लिस्ट में आगे चल रहा है कि ये मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और तय है कि इस बार मंत्रिमंडल में महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, क्योंकि इस बार महिलाओं जीत करके भी महिला विधायक काफी आई हैं, तो इसलिए समझा जा रहा है कि महिला विधायकों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के भी 3 विधायकों को मंत्री बनाने की बात चल रही है, जिसमें जो राजू तिवारी हैं, जो कि लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम काफी आगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर से एक व्यक्ति को मंत्री बनाने की बात चल रही है, जिसमें संतोष सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं, उनका नाम काफी तेजी से आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें पहले की तरह एक बार फिर से लघु सिंचाई विभाग ही दिया जाएगा। वो पहले भी लघु सिंचाई विभाग के मंत्री थे, तो समझा जा रहा है कि इस बार भी उन्हें यही मंत्रालय दिया जाएगा। इसके बाद रालोसपा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और एनडीए गठबंधन की 5वीं घटक दल है, उसमें उसमें भी एक मंत्री पद देने की बात कही जा रही है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को दिया जा सकता है। उनका नाम भी काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा कुछ एमएलसीज पे भी बताया जा रहा है कि कुछ एमएलसीज को भी इस सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी सब कुछ साफ होना बाकी है और मुझे लग रहा है कि ये या तो आज रात तक या फिर कल सुबह ही पुख्ते तौर पे कहा जा सकेगा कि किसको मंत्री पद दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन हमने देखा जिस तरीके से अगर ना सिर्फ जेडीयू ने अपना जो विधायक दल का नेता चुना नीतीश कुमार को, इसके साथ साथ बीजेपी की अगर बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य, जो कि पर्यवेक्षक थे, उन्होंने कहा कि ये जोड़ी हिट भी है और फिट भी है। हाँ बिल्कुल, देखिए केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पे मौजूद थे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से हम पहले से एक कयास लगा रहे थे कि बिहार सरकार के जितने मंत्री थे उनमें से एक को छोड़ करके, सुमित सिंह को छोड़कर बाकी सारे लोग जो हैं वो जीत करके आए हैं जी। तो जो मंत्रिमंडल है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं दिख रही थी और पहले से एक कयास लगाया जा रहा था कि सम्राट चौधरी का तो डिप्टी सीएम होना तय है। विजय सिन्हा को लेकर के
थोड़ी ओहापोह की स्थिति थी कि विजय सिन्हा पता नहीं को जिम्मेदारी दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी, क्योंकि विजय सिन्हा का जो नाम था वो विधानसभा स्पीकर के लिस्ट में भी काफी आगे चल रहा था। हालांकि विजय सिन्हा को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। अब वो डिप्टी सीएम है, दूसरे डिप्टी सीएम होंगे बिहार के। ऐसे में जो विजय चौधरी हैं, जो कि जदयू से संबंध रखते हैं, उनका नाम विधानसभा स्पीकर के लिए काफी आगे हो गया है। इसके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे प्रेम कुमार है, उनका भी नाम डिप्टी स्पीकर के लिए, विधानसभा स्पीकर के लिस्ट में काफी आगे है। जी बिल्कुल। और अब से कुछ देर बाद एनडीए की भी जो बैठक होनी है, उसमें क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए, एनडीए की जो बैठक होनी है वो 3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होना है और बताया जा रहा है कि लगभग इसमें तय कर लिया जाएगा कि किन लोगों को मंत्री पद दिया जाना है। और उसके बाद शाम को सीएम नीतीश कुमार, जो बिहार के राज्यपाल हैं, डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, उनसे मिलने का वक्त ले करके इस्तीफा सौंप सकते हैं। हालांकि हमने देखा था कि 17 तारीख को विजय चौधरी ने ये जानकारी दी थी कि सीएम नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिलने गए थे तो उन्होंने उनको ये जानकारी दी थी कि 19 तारीख को, यानी आज के दिन, जो वर्तमान सरकार है उसका विघटन कर दिया जाएगा और कल यानी 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह है वो उसका आयोजन निश्चित तौर पे किया जाए। और जो शपथ ग्रहण, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल मधुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते हैं। अब खासतौर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जब आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में पहुंचे थे, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था, वो आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री
तो देखा आपने इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का पुट्टापर्थी पहुंचने पर, और हर आयु वर्ग के जो लोग हैं वो सड़क के दोनों किनारों पर यहाँ खड़े दिखाई दिए और सभी ने हाथ हिलाकर हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते थे और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ। फिलहाल इस दौरे में और क्या कुछ खास है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के आंध्र प्रदेश दौरे को लेकर। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में प्रधानमंत्री ने सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उन्होंने बाबा के विचारों और उपदेशों को प्रेम, शांति, सेवा का मार्ग बताया। On this glorious occasion of Bhagwan Sri Shakti Sai Baba's centennial celebrations at Prashanti Nilayam, Puttaparthi, esteemed elders, dear brothers, पुट्टापर्थी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का। और इसके बाद इनकी अप्रतिम दूरदर्शिता अटूट। Sri Satya Sai Baba placed seva at the very heart of human life. He often said, love all, serve all. For him, seva was love in action. His institutions in education, healthcare, rural development, and many such areas stand as living proof of this philosophy. They show spirituality and service are not separate, but different expressions of the same truth. आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि और पवित्र स्थल के दर्शन किए। पीएम ने भगवान बाबा को श्रद्धासुमन अर्पित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने गो पूजा और गोदान भी किया। पीएम मोदी ने आशीर्वचन के साथ भगवान श्री सत्य साईं बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान स्मारक और एक डाक टिकट जो है वो भी जारी किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। श्री सत्य साईं बाबा का जन्म शताब्दी समारोह जिसमें शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान उन्होंने एक स्मारक और डाक टिकट जो है वो भी जारी किया। और आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम किसान योजना की 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की 30वीं किश्त जारी करेंगे।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर वहां उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन तमिलनाडु प्राकृतिक कृषि हितधारक मंच की ओर से 19 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और भारत में कृषि के भविष्य के लिए व्यवहारिक, जलवायु अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल के रूप में प्राकृतिक और पुनः विकास योग्य कृषि की ओर परिवर्तन को गति प्रदान करना है। यह शिखर सम्मेलन किसान और उत्पादक संगठनों, ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार संपर्क का निर्माण करने पर भी केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 50,000 से अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता और विक्रेता, साथ ही हितधारक भी भाग लेंगे। और आइए इस पर और जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं कोयम्बटूर का, जहां से हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जानना चाहेंगे आपसे, अब से कुछ देर में हम देखेंगे प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं कैसे कृषि को हम लगातार बात करते हैं, कैसे उसका आधुनिकीकरण हम कर रहे हैं, लेकिन किसानों को कैसे सशक्त करना है और एक समृद्ध भारत का निर्माण करना है, इस पर लगातार फोकस रहता है प्रधानमंत्री का। और आज उसी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री किसान निधि की जो 21वीं किस्त है वो जारी करेंगे। देखिए, बिल्कुल कृषि और किसानों के लिए आज बड़ा दिन है और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि प्राकृतिक खेती को लेकर जो ये शिखर सम्मेलन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित होने जा रहा है, ये प्राकृतिक खेती की दिशा और दशा भविष्य में क्या होगी, यहाँ से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बातें सामने निकल कर आएंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस रहा है वो इसी बात पे रहा है कि हम उत्पादन तो लगातार कृषि के अंदर बढ़ाएं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि केमिकल्स का कम उपयोग जो है वो खेती में हो, फर्टिलाइजर का क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग होने लगा था पिछले कई वर्षों में, जो बातें सामने आई थी उसको धीरे धीरे खत्म करना है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात पर किसानों और वैज्ञानिकों के साथ लगातार चर्चा करते रहे हैं। यहाँ भी हम देखेंगे शिखर सम्मेलन के अंदर वैज्ञानिक और जो किसान हैं वो एक साथ एक मंच पर होंगे और किस तरीके से फर्टिलाइजर को लगातार कम किया जाए और प्राकृतिक खेती की तरफ से आगे बढ़ाया जाए। जो पशुधन है उसी को उपयोग जो है खेती में हो, जैसे हम गोबर की बात करते हैं या दूसरे जो संसाधन है उनका हम उपयोग करते हैं प्राकृतिक खेती में और उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये जो आज शिखर सम्मेलन है ये एक नई दिशा तय करेगा। दूसरी तरफ क्योंकि जो किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो इस समय जो है तमिलनाडु की इस धरती से आज प्रधानमंत्री करीब करीब 9 करोड़ किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। तो ये किसान सम्मान निधि एक बहुत बड़ी हम कहें तो सौगात रहती है उन किसानों के लिए जो बुआई के और कटाई के समय जो सीधा उनके पास जो आर्थिक मदद उनको मिलती है। तो कृषि और किसानों के लिए आज एक बड़ा दिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेती को तकनीक से जोड़कर जिस तरीके से लगातार किसानों को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं, उसके कहीं ना कहीं अब सफलता जो है वो दिखने लगी है। किसानों की आमदनी में काफी बढ़ोतरी हो रही है और वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के उत्पादन से नहीं बल्कि किस तरीके से जो किसानों की उत्पादकता है, आज एफपीओज के माध्यम से किसान खुद अपने उत्पाद की जो कीमत है वो तय करते हैं, बाजार उनको लगातार उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसे में आज किसान जो है वो उद्यमी बन रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स की शुरुआत कर रहे हैं। उसी के लिए एक प्रदर्शनी का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है कि किस तरह की जो नवीनतम तकनीकें हैं वो इस्तेमाल अब कृषि के अंदर हो रही हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद तमिलनाडु की धरती पर होंगे। जी बिल्कुल अनुज, और खासतौर से बीज से लेकर बाजार तक हम देखते हैं सरकार की तरफ से जो लगातार मदद दी जा रही है किसानों को, उसी का नतीजा है कि फिर चाहे आज प्राकृतिक खेती की हम बात करें, जिस तरीके का बढ़ावा इसको मिला है, जैविक खेती की बात की जाए, लेकिन आज के समय में क्योंकि आधुनिकीकरण की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जब हम बात करते हैं कीटनाशकों की या कैसे जब हम इको फ्रेंडली या पर्यावरण के अनुकूल हमें जो खेती है उसको करना सही रहेगा, उस बात का भी संदेश लगातार प्रधानमंत्री देते आए अपने संबोधन में।
देखिए, पर्यावरण के अनुकूल खेती हो ये तो एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिंचाई की व्यवस्था है हमारे देश में कुछ इलाकों में तो आज भी सूखा है, कुछ इलाकों के अंदर हम देखें तो पानी काफी मात्रा में सिंचाई के लिए इस्तेमाल है और वो पानी खेतों में बह जाता है। ऐसे में हम बात करें तो सिंचाई को किस तरीके से माइक्रो लेवल पे उसको इस्तेमाल किया जाए, चाहे ड्रिप इरिगेशन की बात हो या फिर जो नदियों को जोड़कर है वो जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां पर पानी को पहुंचाने की बात हो, उस पर पिछले कई वर्षों में काफी काम हुआ है। दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने कहा, क्योंकि आज का जो विषय है वो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में फर्टिलाइजर के उपयोग को ना सिर्फ कम करना है बल्कि फर्टिलाइजर मुक्त खेती को बढ़ावा देना है और वही सी दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक जो कृषि मंत्रालय है उसकी एक रिपोर्ट भी आई थी कि देश के 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर फर्टिलाइजर का जो मानक है उपयोग करने का वो जरूरत से ज्यादा हो रहा है। उसमें अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर करीब 130 से 35 किलो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वो 200 से ज्यादा हो रहा है। और इसी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से भी अपील की थी और अब सीधे किसानों के बीच में जाकर इस बात को कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग से मनुष्य के ऊपर इसका जो है एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नई नई बीमारियां होती हैं। ऐसे में स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में प्राकृतिक खेती की एक बड़ी भूमिका होगी और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। करीब 1 करोड़ किसानों को पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती से जोड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना फर्टिलाइजर के ही वर्मी कंपोस्ट जैसे खादों और गोबर का उपयोग करने के बाद कृषि में उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये एक अच्छे रिजल्ट जो कृषि के सामने आए हैं, अब इसको आगे बढ़ाना है, पूरे देश भर के अंदर आगे बढ़ाना है और करीब हम बात करें तो 20-22 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि को प्राकृतिक खेती से जोड़ना है देश के अंदर जहां फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग होता है। जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ एक जो हमारे पास विजन है आत्मनिर्भर भारत का, उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण कि जो किसान हैं कैसे उनको हर स्तर पर हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि यूरिया को ज्यादातर जो है इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यूरिया की और बाकी जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर है, उसकी लगातार खपत बढ़ती चली गई और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है फर्टिलाइजर के उपयोग करने से तो वो किसानों का होता है, क्योंकि लगातार फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग करने से धरती की सेहत खराब होती है, जिसको हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको लगातार जांचने के लिए सोइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं को चलाया था। और अब जिस तरीके से डॉक्टर किसी व्यक्ति का इलाज करता है, इसी तरीके से कृषि वैज्ञानिक अब मिट्टी का इलाज करते हैं और उसमें कितना खाद्य देना है, कितना उसके अंदर पोटेशियम देना है, ये सारी चीजें किसानों को आज जागरूक किया जाता है, उनको बताया जाता है कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से। और इसी का कारण है कि देश के दक्षिण भारत के इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में फर्टिलाइजर मुक्त खेती की शुरुआत हो चुकी है और उसके अच्छे रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज जो ये देश में पहली बार शिखर सम्मेलन जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हो रहा है, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी दिशा तय करेगा, क्योंकि आज यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां के किसानों को संबोधित करेंगे तो पिछले उन आंकड़ों को भी बताया जाएगा कि किस तरीके से बाकी देश के राज्यों के जो अलग अलग किसान हैं वो प्राकृतिक खेती को अपनाकर और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छे स्वस्थ राष्ट्र के रूप में भी और उत्पादन के क्षेत्र में भी। जी बिल्कुल अनुज, और खासतौर से ना सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें या दक्षिण भारत के जो अलग अलग राज्य हैं इनकी बात करें, क्या मानना चाहे जो प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक कृषि है, इसी को लेकर इतनी जागरूकता जो देश के दूसरे राज्य हैं उनमें भी अब नजर आएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज भारत की हम बात करें तो आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अपनी खेती की एक अलग पहचान है। हम जानते हैं कि उत्पादन का जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है पिछले 10-11 वर्षों के अंदर, वो सिर्फ भारत अपनी खाद्यान्न की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहा है, बल्कि देश दुनिया के अंदर आज चावल और गेहूं का जो है निर्यात भारत करता है। ऐसे में निश्चित तौर पर आज दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत जो प्राकृतिक खेती में जो अच्छे कार्य कर रहा है, बाकी जो उत्तर भारत के राज्य हैं वो भी प्राकृतिक खेती की तरफ आगे
बढ़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि देश का तो इतिहास रहा है प्राकृतिक खेती का, तो उस पर वापस लौटना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि भारत तो इस क्षेत्र में, प्राकृतिक के क्षेत्र में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विश्व गुरु रहा है। तो इस तरीके से पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग होता, उसकी हमें खपत को कम करना है। और हम जानते हैं कि परंपरागत तरीके से जो खेती आ रही है, कैसे आधुनिकता के साथ उसको जोड़ा जाए और उसका बड़ा फायदा जो है किसानों को मिल सके, ये हम देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्होंने NIT दिल्ली के 5वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में शामिल छात्रों और शिक्षकों को राष्ट्रपति ने संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी कई अभियानों के जरिए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए सरकार काम कर रही है, जिससे पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल भारत, सुगम्य भारत मिशन और उन्नत भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जनभागीदारी के साथ भारत तेजी से आगे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रहा है। इन सभी राष्ट्रीय प्रयासों का उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर नागरिकों को समान अवसर और गरिमा मिले और जहां हर व्यक्ति की प्रतिभा के उभरने के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया जलवायु संकट की चुनौती से निपटने के लिए भारत की ओर देख रही है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि देश के उच्च शिक्षण संस्थान भी क्लीन एनर्जी, AI, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ साथ वैश्विक जलवायु संकट के प्रति भी सचेत हैं। आज विश्व स्थायी समाधान विकसित करने के लिए भारत की ओर देख रहा है। वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत अग्रणी योगदान दे रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थान क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील के बेलेम में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड COP30 के दौरान ब्राजील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मारीना सिल्वा से मुलाकात की। भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मारीना सिल्वा के साथ COP के प्रमुख मुद्दों और महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बेलेम में COP30 से पहले नेताओं की शिखर सम्मेलन में भारत ब्राजील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। असम में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संशोधन की घोषणा कर दी है। ये प्रक्रिया 22 नवंबर 2025 से शुरू होकर 10 फरवरी 2026 तक चलेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण राज्य में चुनाव प्रक्रिया से अवैध मतदाताओं को बाहर निकालने में मदद करेगा। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को गुवाहाटी में एक कार्यक्रम से इतर कहा कि चूंकि विभिन्न पुराने मुद्दों के कारण असम में NRC को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है।
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य में ऐसा कराने के लिए 1 जनवरी 2026 योग्य तारीख माना जाएगा। एसआईआर मतदाता सूची के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। In Assam, as we could not notify NRC for different regions, Election Commission has decided that they will conduct SIR next year after we notify the National Register of Citizenship. However, every election it is very important to clean up the voter list prior to every election. So Election Commission has ordered a special summary revision for Assam. Government of Assam welcomes the initiative of Election Commission. We will offer all cooperation because we want to see a error-free and foreigner-free voter list in Assam. आंध्र प्रदेश के एसआर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार ग्रेहाउंड्स ने एक ऑपरेशन के दौरान मारीडुमली थाना क्षेत्र के जीएम वालसा गांव के पास जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 7 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। ये ऑपरेशन उस समय चलाया गया है जब माओवादी एरिया कमेटी के सदस्य जंगलों में सक्रिय होने की सूचना मिली थी। खुफिया एडीजी महेशचंद आपको बता दें, यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतकों में 3 महिला माओवादी भी शामिल हैं। हालांकि पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। अधिकारी ने बताया कि एक मृत माओवादी की पहचान मितुरी जोखा राव उर्फ शंकर के रूप में हुई है। वह श्रीकाकुलम का रहने वाला था और आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर यानी एओबी क्षेत्र का प्रभारी माना जाता था। शंकर तकनीकी उपकरणों, हथियार निर्माण और संचार व्यवस्था में विशेषज्ञ था। मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के गांव में सतर्कता बढ़ती जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ये ऑपरेशन उस सूचना के आधार पर चलाया गया था जिसमें बताया गया था कि माओवादी एरिया कमेटी के सदस्य जंगलों में सक्रिय हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग आज दिल्ली पहुंच रही हैं। यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की वार्ता में हिस्सा लेंगी। ये बैठक दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। अपने दौरे को लेकर पेनी वोंग ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से कहीं अधिक करीब हैं और ये साझेदारी इंडो पैसिफिक स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के मुताबिक ये बैठक दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और निरंतरता को दर्शाता है। बैठक के दौरान दोनों मंत्री सहयोग के अगले चरण की रूपरेखा तय करेंगे, जिसमें साइबर और रणनीतिक तकनीक, समुद्री सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, खेल आदि पर भविष्य की कार्ययोजना तय की जाएगी। इससे पहले इस महीने मेलबर्न में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलियाई मंत्रियों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की थी। 2022 में ECTA लागू होने के बाद दोनों देशों का 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की 13 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावना है। ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी को मंगलवार देर रात दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने बुधवार रात करीब 1 बजे जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश पारित किया। अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद को मंगलवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। रिमांड नोट के अनुसार इस संस्था ने कथित तौर पर पिछले कई सालों में छात्रों को भ्रमित कर न सिर्फ एडमिशन लिए बल्कि भारी भरकम रकम भी वसूली है। जांच में पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24.21 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 80.01 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई है। कुल मिलाकर कथित तौर पर फर्जी मान्यता के नाम पर लगभग 415.10 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई। अब बात करते हैं केरल की, जहां मतदाता सूची में सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। IUML द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केरल में स्थानीय निकाय चुनावों पर इस प्रक्रिया से असर पड़ेगा। इससे पहले केरल सरकार ने भी याचिका दायर कर SIR की कार्यवाही को निकाय चुनाव संपन्न होने तक टालने की मांग की थी।
और वहीं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधिकरण के सदस्यों अध्यक्षों का निश्चित कार्यकाल न्यायिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। सीजेआई वीआर कवीर की बेंच ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने इस बात पर भी नाखुशी जताई कि कानून बनाते समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए सुझावों को शामिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब तक संसद इस विषय पर एक नया कानून नहीं बनाती, मद्रास बार एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियां होंगी। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए। हालांकि केंद्र ने इस फैसले के बाद 2021 का अध्यादेश जारी किया था, जिससे कार्यकाल दोबारा 4 साल कर दिया गया था। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को एक बार फिर रद्द कर दिया, जिसके बाद न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 पारित किया गया था। एटीएस ने छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस नेटवर्क की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। रायपुर एटीएस ने 2 नाबालिगों की पहचान की है, जिनसे इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स ने संपर्क साधा था। इस मामले में सोमवार देर रात एटीएस ने क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की। जांच में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान का आईएसआईएस मॉड्यूल भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश में है। इसी के तहत फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारतीय युवाओं और किशोरों को निशाना बना रहा है। जिन 2 नाबालिगों की पहचान की गई है, उनमें एक रायपुर और दूसरा भिलाई का रहने वाला है और इनकी उम्र 16-17 साल की है। खुफिया एजेंसी ने करीब 1.5 साल से इन पर नजर बनाई हुई थी और जांच एजेंसियों को इनके मोबाइल में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले कई मैसेज और वीडियो संदेश मिले। आईएसआईएस इन नाबालिगों के जरिए अंदरूनी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। लगातार निगरानी से एटीएस ने इस पर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। Islamic State of इराक एंड सीरिया ऐसी संस्था आईएसआईएस से जुड़े हुए उनके पाकिस्तानी मॉड्यूल से प्रेरित होकर के काम करने वालों का चिन्हांकन हुआ है। ये सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, फर्जी आईडी बना करके सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे। एटीएस छत्तीसगढ़ ने बड़े ही मेहनत करके, परिश्रम करके इस काम को आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में और भी अधिक प्रखरता से और भी अधिक सघनता से जांच की आवश्यकता है। और खबर बांग्लादेश से, जहां पर राजनीतिक संकट के बीच अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि संकट की घड़ी में पीएम मोदी की सरकार ने निर्णायक कदम उठाए। भारत ने एक सच्चे और भरोसेमंद मित्र की तरह उनकी मां की जान बचाई है। India has always been a good friend, and in the crisis, India essentially saved my mother's life. If she hadn't left Bangladesh, the militants, they had planned on killing her. So I'm eternally grateful to Prime Minister Modi's government for saving my mother's life. शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर उनके बेटे ने कहा है कि बांग्लादेश में एक अनिर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। उन्होंने कहा कि उनकी मां को दोषी ठहराने के लिए कानूनों में अवैध रूप से संशोधन किया गया। प्रत्यार्पण के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, जिसका बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पालन नहीं किया। For an extradition to happen, the judicial process has to be followed. What you have in Bangladesh is a government itself that's unelected, unconstitutional, and illegal. You have, in order to convict my mother, they amended laws to fast track her trial, which you cannot amend laws without a parliament. So these laws were amended illegally. And then my mother was not allowed to hire her own defense attorneys. Her attorneys weren't even allowed into the courts. And you had the 17 judges terminated at the court before the trial, new judges appointed, some of whom who had absolutely no experience on the bench and were politically connected. So there was no due process whatsoever. And when there is such a case, extradition, no country is going to extradite when everything has been done illegally and without due process. So for extradition to happen, you have to have due process. और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर भी। आपको बता दें, स्कॉटलैंड ने डेनमार्क को हराकर
28 साल के इंतजार के बाद विश्व कप फुटबॉल में अपनी जगह सुरक्षित की, जबकि ऑस्ट्रिया भी 1998 के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहा। स्कॉटलैंड ने ग्रुप सी में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे डेनमार्क को 4-2 से पराजित करके शीर्ष स्थान हासिल किया। डेनमार्क को ग्रुप सी का विजेता बनने के लिए इस मैच में केवल ड्रॉ की जरूरत थी। वहीं स्पेन ने भी फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्पेन का तुर्की के साथ मुकाबला 2-2 से जरूर ड्रॉ रहा, लेकिन इस ड्रॉ के बावजूद टीम फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही। टीम ग्रुप ई में शीर्ष पर रही। विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबलों में स्पेन ने 21 गोल किए, जबकि सिर्फ 2 गोल टीम को खाने पड़े। स्पेन की टीम ने अब तक सिर्फ एक बार विश्व कप का खिताब साल 2010 में जीता था। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।